ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर जेनी को देखते हैं जो कि कार ड्राइव कर रही थी एंड यहाँ पर तो तूफान और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहा था, यानी कि वेदर। इतने में यहाँ पर उसके हस्बैंड का कॉलेज से आ जाता है जो कि उसे आते हुए रेस्टोरेंट से कुछ मील्स लाने के लिए बोल देता है। जेनी यहाँ पर कहने लग जाती है कि मैंने वो मील ले तो लिया है लेकिन किसी और रेस्टोरेंट से। यहाँ पर उसका हस्बैंड उस पर इंसिस्ट करने लग जाता है कि तुम मेरी बात को समझ नहीं रही हो, मेरी मम्मा को यहाँ पर उसी रेस्टोरेंट की चीज़ें पसंद है। एंड यहाँ पर जेनी उसे समझा रही होती है कि वो रेस्टोरेंट कुछ ज़्यादा ही दूर है और तो यहाँ पर तूफान भी बहुत जल्दी आने वाला है और वेदर कितना ज़्यादा ख़राब हो चुका है। एंड यहाँ पर उसे बात करते करते जेनी का ब्रेक अचानक से फेल हो जाता है, जहाँ पर जेनी की टकरार एक बड़े से टेम्पो के साथ हो जाती है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर कुछ समय के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जेनी को अच्छा लगता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड यहाँ पर उसके साथ है और वो उसे थैंक यू बोलने लग जाती है। तो फिर उसकी बेस्ट फ्रेंड शीन यहाँ पर उसे कहती है कि तुम मुझे थैंक यू बोल रही हो, लगता है तुम बोल रहे हो कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ और क्या हुआ अगर तुम्हारे पैर आगे जाकर काम नहीं करने वाले तो यहाँ पर तुम्हें कहीं भी जाना हो मैं वो हर एक जगह तुम्हें लेकर जाऊँगी। और ऐसे भी तुम यहाँ पर दिखने में इतनी ब्यूटीफुल हो ही तो तुम्हारे पैर रहे या ना रहे इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। इतने में हम यहाँ पर जेनी की मदर इन लॉ को चिल्लाते हुए सुनते हैं जो कि यहाँ पर कह रही होती कि आपके लाइफ टाइम हम यहाँ पर इस जेनी को घर पर रखना होगा जो कि यहाँ पर चल फिर भी नहीं पा सकती, ना घर के काम कर सकती है। इतने में यहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे वहीं पर इंतज़ार करने के लिए बोलती है एंड यहाँ पर वो अंदर चली जाती है उनसे बात करने के लिए। एंड यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ उसके बच्चे पर भी चिल्ला रही होती है कि जाओ, मैं तुमसे कितनी बार कहा था कि इस लड़के से शादी मत करना, अब देख लिया ना कि अब हमें क्या कुछ नहीं भुगतना पड़ेगा। जाओ यहाँ पर चुपचाप खड़ा था, साथ ही साथ यहाँ पर शीन भी उन्हें कुछ बोल नहीं पा रही थी। आंटी कहते कि वक्त रहते यहाँ पर हमें सही डिसीजन ले लेना चाहिए। फिर बाद में यहाँ से वो चली जाती है, लेकिन उसकी मॉम के यहाँ से जाने के बाद हम तो यहाँ पर जेनी के बेस्ट फ्रेंड शीन का एक नया रूप देखते हैं जहाँ पर वो और जाओ कुछ ज़्यादा ही क्लोज लग रहे थे और ऐसा लगता है कि जैसे इनका चक्कर चल रहा हो। इतने में यहाँ पर जाओ जो है जेनी के रूम पर आता है और उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही स्मेल कर रही हो तो जाकर तुम्हें यहाँ पर नहा लेना चाहिए। जेनी उसे मना तो करती है बट वो उसकी बातों को नहीं सुनता और वो उसे लेकर सीधा बाथटब में बिठा देता है और शावर को ऑन कर वहाँ से लॉक कर भाग जाता है। जेनी यहाँ पर अपने हस्बैंड जाओ और अपनी बेस्ट फ्रेंड शीन को बुलाने की कोशिश तो करती है बट उनमें से कोई भी यहाँ पर जेनी को कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। फिर बेचारी यहाँ पर कैसे ना कैसे करके तो उस बाथटब से बाहर निकलती है एंड धीरे धीरे यहाँ पर वो डोर के पास चली जाती है, लेकिन जैसे यहाँ पर उस डोर को ओपन करती है तुरंत ही डर के मारे वो उस डोर को क्लोज भी कर देती है, क्योंकि यहाँ पर वो अपने हस्बैंड और अपनी बेस्टी को एक साथ मेक आउट करते हुए जो देख रही थी। फिर इसके बाद में हमें उस दिन का सीन बताया जाता है जहाँ पर जाओ ने नील डाउन करते हुए यहाँ पर जेनी को प्रपोज किया था और लाइफ टाइम यहाँ पर उसका साथ देने का वादा किया था। लेकिन फिर हम वापस यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर एनी रो रही होती है। इतने में यहाँ पर वो दोनों बाथरूम के डोर को ओपन कर लेते हैं एंड जेनी को रोता देख जाओ को समझ आ जाता है कि अब तो से यहाँ पर सब कुछ पता चल गया है। शीन कहते कि देखो अब मालूम पड़ ही गया है तो फिर हमें अपना काम को जल्दी से निपटा लेना चाहिए, अब और ज़्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। एंड यहाँ पर जाओ कुछ लेने के चला जाता है। फिर बाद में यहाँ पर शीन जेनी को समझाने लग जाती है कि लगता है यहाँ पर तुम मुझसे बहुत ज़्यादा उदास हो, लेकिन तुम भी मेरी बात को समझने की कोशिश करो और ऐसे भी मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। बचपन से लेके अब तक हमने एक दूसरे को प्रॉमिस किया कि हमारा जो कुछ भी होगा उस पर तुम्हारा भी हक होगा और मेरा भी हक होगा, तो पर मैं यहाँ पर अपनी फ्रेंडशिप को निभा रही हूँ। और ये बात जाओगी तो तुम उसके बारे में भी तो सोच कर देखो, यहाँ पर 3 मंथ्स हो गए तुम्हारे इस एक्सीडेंट को और तुम चल फिर नहीं पा रही हो, तो फिर उस बेचारे की भी तो कुछ नीड्स है और मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ ताकि वो तुम्हें घर से ना निकाल दे। इतनी में यहाँ पर जाओ एक ग्लास को लेकर आ जाता है जहाँ पर शीन इस ग्लास को ले लेती है और तो यहाँ पर ज़बरदस्ती उसे पिलाने लग जाती है, ये कहते हुए कि ऐसी लाइफ जीकर तो तुम क्या ही करोगी, इससे अच्छा है कि तुम यहाँ पर मर ही जाओ। एंड इस ग्लास में यहाँ पर जहर मिलाया हुआ होता है जहाँ पर वो ज़बरदस्ती उसे पिला देती है, लेकिन फिर यहाँ पर टाइम अचानक से रिवर्स भी होने लग जाता है और फिर हम यहाँ पर उस समय में पहुँच जाते हैं जहाँ पर जेनी ऑफिस में थी। यहाँ पर जेनी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आगे चल क्या रहा है। इतने में यहाँ पर वो जाओ को देखती है जो कि उसे नील डाउन करते हुए प्रपोज कर जाता है एंड वो वही दिन होता है जहाँ पर उनके रिलेशनशिप की शुरुआत हुई थी, बट यहाँ पर जेनी तो उसे लात से ही मार देती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो आसपास देखने लग जाती है जहाँ पर उसका ध्यान उस कैलेंडर पर चला जाता है और यहाँ पर जो ईयर था वो 3 साल पहले का हो जाता है। फिर बाद में यहाँ पर वो अपने लेग्स को नोटिस करती है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका तो एक्सीडेंट हो चुका था 3 साल बाद में और अभी यहाँ पर 3 साल पहले कैसे आ चुकी है। यहाँ पर उसे उसकी पास्ट लाइफ के बारे में भी सीन्स कुछ याद आ रहे थे
कि किस तरीके से यहाँ पर जाओ और शीन ने उसका दम घोटकर उसे मार दिया था। दोस्तों यहाँ पर जाओ उसकी फिक्र कर रहा होता है, लेकिन जैसे यहाँ पर वो उसे धक्का मार देती है जाओ को गुस्सा आ जाता है। जाओ कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें प्रपोज करने के लिए आया हूँ ताकि यहाँ पर हम हमारी न्यू शुरुआत कर सके, बट तुम तो यहाँ पर मुझे धक्का मार रही हो और ऐसा कर रही हो कि जैसे कि तुम मुझे जानती नहीं हो। और यहाँ पर जेनी चिल्लाकर उसे अपने आप से दूर रहने के लिए बोलती है। फिर बाद में यहाँ पर वो वॉशरूम में चली जाती है जहाँ पर वो समझ जाती है कि उसका रेप हुआ है। एंड इस बार यहाँ पर वो मेक श्योर करेंगी कि पास्ट लाइफ में उसने जो भी गलतियाँ की हो वो उसे इस बार नहीं दोहराने वाली है और वो यहाँ पर इन दोनों को सबक सिखा कर ही रहेगी। इतनी में यहाँ पर उसकी बेस्टी शीन भी आ जाती है। फिर बाद में यहाँ पर आकर वो जेनी को पूछने लग जाती है कि मैंने सुना है कि मिस्टर जॉन ने यहाँ पर तुम्हें प्रपोज किया है। जेनी कहती कि हाँ, लेकिन तुम इस बात को लेकर इतनी ज़्यादा खुश क्यों हो रही हो। शीन यहाँ पर से समझाने लग जाती है कि देखो यहाँ पर हम कितने सारे एंकर्स हैं, लेकिन तुम यहाँ पर सबसे फेमस वाली एंकर हो। और ये बात मिस्टर जाओ की, तो उनका पोजीशन तो तुम्हें पता ही है कितना हाई है और उनकी मंथली सैलरी तो बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो तुम समझ सकते हो कि मुझे कितना बुरा लग रहा है कि फाइनली यहाँ पर तुम्हें कोई लखपति जब मिल गया है। यहाँ पर जेनी उसे साफ साफ कह देती है कि अगर तुम्हें वो इंसान इतना पसंद है तो फिर तुम ही उसे रख लो। यहाँ पर शीन उसे कहते कि तुम क्या पागल हो, मैं तुम्हारे मैन को क्यों चुनूंगी, मैं तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मुझे तो यहाँ पर तुम दोनों को सपोर्ट करना चाहिए। एंड ये बात सुनते ही यहाँ पर जेनी को पास्ट लाइफ की बात याद आती है कि किस तरीके से यहाँ पर वो जबरदस्ती उसे वो जहर पिलाई जा रही थी। फिर बाद में यहाँ पर वो सभी लोग कैफेटेरिया में बैठकर लंच कर रहे होते हैं। एंड इतने में यहाँ पर जाओ आ जाता है एंड कहने लगता है कि माफ़ कर देना, मैंने कुछ समय पहले यहाँ पर तुम पर कुछ ज़्यादा चिल्ला दिया क्योंकि मैं अचानक से शॉक हो गया था कि तुम मुझे यहाँ पर धक्का कैसे दे सकती हो। और ऐसे भी मैं तो तुम्हें ऑलरेडी अपनी वाइफ कंसिडर कर चुका हूँ, तो फिर इस रिंग को तुम यहाँ पर खुद ब खुद जब मन चाहे तब पहन लेना। एंड यहाँ पर शीन उन्हें देख रही होती है बड़े जेलसी की नज़रों से। जेनी यहाँ पर साफ साफ बोल देती है कि इस बारे में बात करने के लिए मेरे पास फिलहाल टाइम नहीं है, हम बाद में भी बात कर सकते हैं। जाओ कहता है कि तुम क्या बोल रही हो, हम एक दूसरे के साथ में 1 साल से है, तो फिर तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें यहाँ पर शादी कर देनी चाहिए। और ऐसे भी मेरी मम्मा ने कहा है कि जितनी जल्दी शादी करोगे उतना जल्दी यहाँ पर बेबी बॉर्न होगा, तो फिर तुम लाइफ टाइम यहाँ पर उसके साथ रह सकते हो। यहाँ पर तो जेनी उसे साफ साफ बोल देती है कि देखो अभी भी यहाँ पर तुम्हें इस चीज़ को लेकर थोड़ा थॉट देना चाहिए क्योंकि आगे जाकर तुम रिग्रेट कर सकते हो। एंड यहाँ पर जाओ बाद में कस पे वादे करने लग जाता है कि नहीं जैसा तुम सोचो वैसा होने वाला बिल्कुल भी नहीं है, और ऐसे भी मैं यहाँ से तुम्हें कितना ज़्यादा लव करता हूँ और मैं फॉरएवर यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा और तुम्हारे साथ रहूँगा। दोस्तों यहाँ पर जेनी के दिमाग में खुराफाती आइडिया आता है जहाँ पर वो उस रिंग को निकालते हुए यहाँ पर शीन को देने लग जाती है। कहते कि तुमने कहा था ना कि जो मेरा है वो तुम्हारा है और जो तुम्हारा है वो मेरा है, तो फिर ये रिंग यहाँ पर तुम तब तक मेरे लिए सेव करके रखना। एंड यहाँ पर वो उसे उस रिंग को पहना देती है ताकि जेनी का जो भी फेथ है वो यहाँ पर उसके अंदर चला जाए, यानी कि जेनी की डेस्टिनी वो सारी की सारी यहाँ पर शीन के पास चली जाए। फिर बाद में वहाँ से जेनी चली जाती है। इसके बाद यहाँ पर शाम का टाइम आ जाता है जहाँ पर एम्प्लॉयज़ अपने अपने घर जा रहे होते हैं एंड यहाँ पर शीन वेट कर रही होती है जाओ का। इतने में यहाँ पर जाओ आ जाता है तो फिर वो उसे यहाँ पर इस रिंग के बारे में पूछने लग जाती है कि लगता है यहाँ पर तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है, जेनी ने यहाँ पर इस रिंग को मुझे दे दी है। जाओ कहता है कि मुझे बुरा क्यों लगेगा, ऐसे भी जेनी और तुम दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज हो, तो फिर मैं उस पर पूरा भरोसा करता हूँ और कुछ सोच समझ कर यहाँ पर उसने तुम्हें इस रिंग को दिया होगा। यहाँ पर शीन उसे बोलने लग जाती लेकिन क्या पता मैं इस रिंग का कुछ मिसयूज़ कर दूँ तो फिर तुम क्या करोगे। जाओ कहते कि एक काम करो इस रिंग को मुझे दे दो, बट यहाँ पर वो रिंग देती नहीं है बल्कि यहाँ पर वो रिंग तो अपने कपड़ों में डाल देती है एंड कहते कि ठीक है अगर तुम्हें इस रिंग को चाहिए तो फिर खुद ब खुद तुम्हें इस रिंग को यहाँ पर लेना होगा, अगर तुम रिंग को नहीं लोगे तो फिर मैं मान लूँगी कि तुम्हारे लिए यहाँ पर जेनी वैल्यूएबल पर्सन नहीं है। फिर इसके बाद में यहाँ पर जाओ उसके क्लोज आने लग जाता है जहाँ पर शीन उसे वॉल के अगेंस्ट पिन कर देती है एंड कहती है कि जेनी से भी ज़्यादा खूबसूरत मैं हूँ, अगर देखना चाहो तो देख सकते हो एंड मैं यहाँ पर तुम्हें सैम्पल भी लिखा सकती हूँ। बाद में यहाँ पर वो लोग मेकआउट करने लग जाते जहाँ पर जेनी स्टेयरकेस पर खड़ी होकर उन्हें देख रही थी एंड यहाँ पर उसे ये देखकर बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर बाद में यहाँ पर वो जानबूझकर जाओ का वेट कर रही थी, तो जैसे यहाँ पर जाओ छुप के आता वो उसे बोलने लग जाती कि तुम मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो। फिर जैसे यहाँ पर उसका हाथ हटाती है वो वहाँ पर लिपस्टिक के मार्क्स और हिक्की के मार्क को देखती है एंड उसे कहती थी कि अब बस बहुत हो गया, अब टाइम आ गया जहाँ पर हमें अपने अपने रास्ते चले जाना चाहिए। इतना कहकर वो सिंपली वहाँ से ब्रेकअप कर जाने लग जाती है।
फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे साउ कंपनी में आता है, जहाँ पर सभी लोगों से ग्रीट करते हैं। एंड कंपनी में आती यहाँ पर वो वेटिंग एरिया में कुछ गुंडों को देख लेता है और उन्हें देखकर यहाँ पर घबरा जाता है। कहते हैं कि कहाँ है तुम्हारे बॉस और तुम लोग यहाँ पर मेरी कंपनी तक क्यों पहुँच गए हो। फिर बाद में यहाँ पर वो उनके बॉस के साथ में कार में बैठकर बातें करने लग जाता है। एंड वो उसे समझा रहा था कि तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे हो, ये कंपनी है जहाँ पर मैं काम क्या करता हूँ। अगर लोगों को पता चला कि मेरा कनेक्शन तुम जैसे लोगों के साथ है तो वो मुझे यहाँ पर नीचे लोगों में काउंट करने लग जाएंगे और मेरी रेपुटेशन ख़राब हो सकती है। वो गुंडा यहाँ पर उसे बोलने लग जाता है कि अच्छा, इसका मतलब ये कि हम तुम्हारे रेपुटेशन को डाउन करें। ये बात तुम्हें यहाँ पर हमसे पैसे लेने के पहले सोचनी चाहिए थी। और ऐसे भी मैं यहाँ पर मेरे हेड बॉस का मैसेज लेकर आया हूँ कि तुम्हें यहाँ पर टाइम टू टाइम रीपेमेंट करना होगा, और अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा घर, तुम्हारा कंपनी, ये सभी जगह आकर हम तमाशा खड़ा कर लेंगे, फिर तो तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। जहाँ यहाँ पर उसे चिल्लाने लग जाता है, कहते हैं कि मुझे डराना बंद करो। कंपनी में आकर अगर तुम लोग ड्रामा क्रिएट करोगे तो फिर कंपनी वाले मुझे सैलरी नहीं देंगे, और उस सैलरी से मैं यहाँ पर तुम्हें पेमेंट करता हूँ। तो फिर प्लीज़ मुझे कुछ टाइम दो, मैं बहुत जल्दी यहाँ पर तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटा दूँगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर जेनी घर पर आती है, जहाँ पर वो जाओ को उसके वॉशरूम से नहाते हुए बाहर निकलते हुए देखकर शॉक हो जाती है। कहती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जाओ कहता है कि मैं तो यहाँ पर अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए आया हूँ। जेनी बोलती कि ऐसा एक्ट मत करो कि जैसे पूरा का पूरा घर तुम्हारा हो, ये मेरा घर है और अभी के अभी इस घर से निकल जाओ, वरना मुझे यहाँ पर पुलिस को बुलाना होगा। जाओ यहाँ पर सब बोलने लग जाता है कि अरे इतनी गुस्सा क्या हो रही हो, एक बार खुद सोच कर देखो, हम दोनों यहाँ पर इस रूम में अकेले हैं। जेनी कहती है कि बकवास बातें करना बंद करो और अभी के अभी यहाँ से निकलो। जाओ को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, वो कहता है कि तुम मेरे साथ इस तरीके से कैसे बात कर सकती हो, तुम लगता है यहाँ पर भूल रही हो मैं यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ, तो फिर तुम्हें यहाँ पर अंदाज़ा तो होगा ही कि मेरी सैलरी कितनी होगी, और तुम जो ये जॉब कर रही हो वो एंकर वाले जितने भी रोल्स हैं मैं ही तुम्हें देता आया हूँ, और तुम यहाँ पर मुझसे बदतमीजी से बात कर रही हो। जेनी यहाँ पर उसी पर चिल्ला देती है, कहते कि चिल्ला मैं रही हूँ या फिर तुम चिल्ला रही हो। फिर बाद में यहाँ पर उसे माफ़ी मांगने लग जाता है, कहता है कि वो क्या करे, आजकल काम के चक्कर में मेरा गुस्सा बढ़ चुका है जिस वजह से मैं अपनी ज़बान को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। एंड बाद में यहाँ पर वो उससे क्लोज आने लग जाता है एंड कहते हैं कि देखो यहाँ पर अब टाइम आ गया है जहाँ पर हमें हमारी फैमिली को आगे बढ़ा देना चाहिए, और ऐसे भी तुम तो यहाँ पर जानती हो कि हम एक दूसरे के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। जेनी कहती कि मुझसे दूर हटो वरना मैं यहाँ पर पुलिस को बुला दूँगी। जाओ कहते कि तुम पुलिस को कैसे बुला सकती हो, हम यहाँ पर कपल्स हैं और मुझे यहाँ पर तुम्हारे कंसर्न लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसी क्लोज आने वाला था कि इतने में यहाँ पर दरवाजे पर कोई आ जाता है। जैसे यहाँ पर जाओ ओपन करता है वो सिक्योरिटी होती है जो कह रही थी कि हमें यहाँ पर आपके घर से लीकेज की कंप्लेन आई है, तो फिर हमें यहाँ पर चेक करना होगा। जाओ कहता है कोई लीकेज नहीं है, अभी के अभी ऐसे जाओ, बट वो सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर जाने के लिए रेडी था ही नहीं। इतने में यहाँ पर हमारी जेनी को एक अच्छा मौका मिल जाता है जहाँ पर वो जाओ को धक्के मारकर उसी समय उस डोर के बाहर निकाल देती है एंड दरवाजे को तुरंत ही बंद कर देती है। जाओ यहाँ से जाने तो वाला था लेकिन यहाँ पर उसका टॉवल उस दरवाजे में ही अटक जाता है। यहाँ पर वह ऐसा करने लग जाता है कि जैसे उसकी वाइफ उससे गुस्सा और वो यहाँ पर वापस उसे अंदर ले लेगी। सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि मुझे बेवकूफ़ बनाना बंद करो और अभी से अभी यहाँ से निकलो, लेकिन जैसे वो बाहर निकलने की कोशिश करा था वैसे उसका टॉवल वहीं पर छूट जाता है एंड यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड उस पर चिल्लाकर उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है, जिसके बाद कैसे ना कैसे करके तो वो अपने टॉवल को उस दरवाजे से बाहर निकालता है एंड यहाँ पर टॉवल पहनते हुए छुपके से उस बिल्डिंग से बाहर निकलने लग जाता है जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड किसी से बात कर रहा था, ये कहते हुए कि मिस्टर किम अगर आप चाहते हो तो मैं यहाँ पर इस इंसान पर नज़र रख सकता हूँ। और यहाँ पर किम उसे सारी की सारी चीज़ें करने के लिए बोल देता है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर कंपनी का सीन देखते जहाँ पर मैनेजर आकर सभी को बताने लग जाता है कि अब से यहाँ पर हमारी इस कंपनी को किम ग्रुप ने एक्वायर कर लिया है, तो फिर अब वही इस कंपनी के ओनर है एंड यहाँ पर वो बहुत जल्दी आने वाले हैं जहाँ पर वो एक एक करके सभी एंकर्स का टेस्ट लेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उनके रोल को दिया जाएगा। फिर बाद ही यहाँ पर वो सभी को कहकर अपने फॉर्मल कपड़ों में आने के लिए बोल देता है। जहाँ पर हम शीन को देखते हैं वो जाकर एक जगह छुप जाती है एंड अपने ड्रेस पर ही कॉफ़ी गिराने लग जाती है एंड फिर भागते हुए यहाँ पर वो आ जाती है जेनी के पास में। ये कहते हैं कि देखो ना मेरी ड्रेस यहाँ पर ख़राब हो चुकी है एंड मुझे यहाँ पर फॉर्मल ड्रेस लेने के लिए वापस घर जाना पड़ेगा। तुम तो यहाँ पर एंकर्स की हेड हो तो फिर तुम्हें क्या ही फ़र्क पड़ेगा कि तुम कौन से कपड़े पहन कर जा रही हो। फिर बाद में यहाँ पर जेनी को पता होता है कि पास्ट लाइफ में उसकी चालाक फ्रेंड ने क्या किया था एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर इसी तरीके से वो यहाँ पर जेनी से मदद मांगने के लिए आई थी। तो जेनी यहाँ पर कपड़े चेंज करने के लिए रेडी हो गई थी, लेकिन जैसे यहाँ पर जेनी ने उसे अपने कपड़े दे दिए थे
वो यहाँ से उसे कपड़ों को लेकर भाग जाती है और अपने कपड़े यहाँ पर उसे तो देते ही नहीं है, जिसकी वजह से वो बेचारी इसी रूम के अंदर लॉक हो चुकी थी। फिर हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते, जहाँ पर जेनी मन में सोच रही होती है कि पास्ट लाइफ में से मेरे साथ तो बहुत बुरा गया था, लेकिन इस बार मैं इसके साथ और भी ज़्यादा बुरा करूँगी। एंड यहाँ पर शीनू से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि अगर मुझे इस कंपनी से फायर कर दिया तो फिर हम दोनों तो यहाँ पर एक साथ में काम भी नहीं कर पाएंगे। जेनी कहती कोई बात नहीं, अभी तुम ऐसा चल सकती हो। एंड बाद में यहाँ पर वो लोग वॉशरूम चले जाते हैं। फिर यहाँ पर सबसे पहले वो अपने कपड़े निकाल रही होती है एंड कपड़े निकालते ही यहाँ पर वो जेनी को देने लग जाती है। उसे लगता है कि जेनी अपनी भी कपड़े देंगे, लेकिन यहाँ पर जेनी उस कपड़े को लेकर तो वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर शीनू पूरी की पूरी कंफ्यूज हो जाती है। वो कहते कि आखिर तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो या फिर मेरी दुश्मन, तुम कहाँ पर गायब हो चुकी हो, मुझे यहाँ पर वॉशरूम में ही पूरा टाइम रहना पड़ जाएगा। बट यहाँ पर वो उसकी बातों को सुनती नहीं है और वहाँ से कब का चली जाती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर जेनी चली जाती है अपने सीनियर मैनेजर से कंप्लेन करने के लिए कि आखिर आपने मेरी रेटिंग्स को इतना कम क्यों कर दिया है। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन बताया जाता है, जहाँ पर ये सब कुछ जाओ की वजह से हो रहा था। जाओ ने यहाँ पर सीनियर मैनेजर को ये सारी चीज़ें करने के लिए बोली थी। सीनियर मैनेजर यहाँ पर उसे समझा रहा होता है, लेकिन आप बात को समझने की कोशिश की थी। मैडम जेनी जो है वो हमारी बेस्ट एंगर्स में से एक है, और तो और वो तो आपकी गर्लफ्रेंड भी है, तो फिर आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए पूरा क्यों ही चाहते हो। जाओ कहता है कि तुम मुझे सिखाओगे या फिर मैं तुम्हें सिखाऊं, जितना बोला गया है बस उतना ही करो। फिर वापस से हम यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं। यहाँ पर सीनियर मैनेजर से बोलने लग जाता है कि देखो अब तो बहुत टाइम हो गया है जहाँ पर तुमने ऑलरेडी काम को कर लिया है, और यहाँ पर जो चेयरपर्सन आ रहे हैं वो थोड़े से यंग है, तो फिर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं खूबसूरत लड़कियों को भेजूँ, तो फिर तुम समझ सकते हो कि तुम्हारा वहाँ पर काम ही क्या है। यहाँ पर जेनी उससे साफ साफ कह देती कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, तुम जैसे सोचो वैसे नहीं होने वाला है। यहाँ पर सभी को इक्वली और फेयर चांस मिलना चाहिए, तो फिर मैं जाकर वहाँ पर टेस्ट ज़रूर दूंगी। सीनियर मैनेजर यहाँ पर उसे ऐसा करने से मना कर देता है। बाकी के लोग भी यहाँ पर आपस में यही बोलने लग जाते कि जेनी तुम इतनी ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हो रही हो, ऐसे भी तुम्हारी शादी यहाँ पर एग्जीक्यूटिव जाओ के साथ में होने वाली है, तो फिर तुम खुश रहो ना, तुम उसके साथ शादी कर कर बच्चे पैदा करोगी, जिसके बाद यहाँ पर कंपनी को तुम्हें मैटरनिटी लीव देना पड़ेगा, वो भी पेड मैटरनिटी लीव। जेनी यहाँ पर बोलने लग जाती है कि एक वुमेन को इस तरीके से क्रिटिसाइज़ करे कि मुझे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था। यहाँ पर तो वो मैनेजर भी उस पर चिल्लाने लग जाता है, कहता है कि देखो अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो फिर तुम यहाँ से जा सकती हो। जेनी कहती है कि मैं जाऊँगी तो नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर हेड ऑफिस में ज़रूर कंप्लेन करके रहूँगी। मैनेजर यहाँ पर हंसने लग जाता है, कहता है कि जाओ जाकर कंप्लेन कर लो, यहाँ पर मेरे पास भी कोई तो है जो कि मेरा साथ देगा, मुझे सपोर्ट करेगा, और वैसे भी तुम जैसे लोग अगर यहाँ से चले भी जाएंगे तो फिर इस पूरे के पूरे कंपनी में किसी को कुछ फर्क पड़ने भी नहीं वाला है। फिर बाद में बाकी की एम्प्लॉयज यहाँ पर उसका मजाक उड़ाने लग जाती है। सीनियर मैनेजर भी यहाँ पर हंसने लग जाता है। वो कहता है कि देखो जेनी तुम जाकर अपनी वेडिंग की प्रिपरेशन करो, बाकी सारी चीज़ें तो हम यहाँ पर हैंडल कर लेंगे, और कुछ दिन तो बचेंगे तुम्हारे इस कंपनी में काम करने के, तो फिर तुम चाहो तो कंटिन्यूसली काम कर भी सकती हो। जेनी कहते कि मुझे पता है आखिर ये सब कुछ कौन करवा रहा है, ज़रूर यहाँ पर जाओ ने तुम्हें ये सब कुछ करने के लिए कहा था। इतने में यहाँ पर जाओ हो जाता है, जो उसे बोलने लग जाता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे प्यार में कितनी ज़्यादा पागल हो, जो बार बार मेरा नाम लेना करती हो, लेकिन हर चीज़ में नहीं। तुम्हें क्यों लगता है कि ये सब मैंने करवाया होगा? ये कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस है और प्रोटोकॉल है जिन्हें हमें फॉलो तो करना ही पड़ेगा। तुम्हारे पास चॉइस है, अगर तुम इस कंपनी में रहना चाहती हो तो फिर यहाँ पर तुम्हें मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। इतने में यहाँ पर हमें मिस्टर किम की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि वहीं पर आ रहा होता है, ये कहते हुए कि लगता है यहाँ का ओनर मैं नहीं बल्कि कोई और ही है। फिर मैनेजर यहाँ पर आकर उसे माफ़ी मांगने लग जाता है। किम कहता है कि अरे वाह आप मेरे लिए क्यूट लड़कियों को ऑर्गेनाइज कर रही हो, और ये बात यहाँ पर मुझे पता भी नहीं थी कि मुझसे ज़्यादा लड़कियों में इंटरेस्ट है तो आप हो। सीनियर मैनेजर उसे माफ़ी मांगने लग जाता है। किम कहता है कि देखो मुझे यहाँ पर मेरा टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, तो फिर सिलेक्शन का प्रोसेस हमें शुरू कर देना चाहिए। फिर बाद में यहाँ पर वो स्टाफ बड़े क्यूटली किम से बात करने लग जाते, ये कहते हैं कि आप मुझे यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। तो फिर यहाँ पर किम साफ साफ कह देता है कि मैं यहाँ पर ऐरे गहरे लोगों से मिलने नहीं आया हूँ, मुझे यहाँ पर मेरी हेड एंकर जेनी को ही कंटिन्यू रखना है। सीनियर मैनेजर यहाँ पर बोलने लग जाता है, लेकिन वो तो कब से यहाँ पर हेड एंकर है, एक बार हमें यहाँ पर न्यूकमर्स को भी तो मौका देना चाहिए। तो फिर यहाँ पर किम उसे घूरने लग जाता है, कहता है कि अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना है। बाद में यहाँ पर मैनेजर उससे माफ़ी मांगने लग जाता है। किम कहता है कि देखो मैं यहाँ पर किसी की शक्ल या फिर मैं यहाँ पर किसी का डांस देखने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर उनकी क्वालिटी को देखने के लिए आया हूँ, और अगर वो लोग उस रोल के लिए परफेक्ट होंगे तो यहाँ पर उन्हें वो रोल मिलने वाला है। जिसके बाद में यहाँ से वो लोग चले जाते हैं एंड यहाँ पर किम जेनी के पास आ जाता है। फिर बाद में यहाँ पर जेनी उसे जान के बोलने लग जाती है,
किम कहना कि तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर एज अ गुड प्रेसिडेंट बस अपनी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया है। एंड यहाँ पर वह जाओ को आइंदा ऐसी हरकत करने से मना करने लग जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पर जाओ को वॉशरूम के अंदर से आवाज़ आने लग जाती है, तो फिर यहाँ पर धीरे धीरे जाकर सुनने लग जाता है। एंड यहाँ पर जेनी बाहर खड़ी होती है, जिसे पता होता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। यहाँ पर शीनू से बोलने लग जाते कि देखो ना, जेनी मुझे कितना बुली करती है। इतने में यहाँ पर जाओ किसी के आने की आहट को सुन लेता है, तो फिर तुरंत ही उसी वॉशरूम के अंदर चला जाता है। यहाँ पर शीन तो मौके का फ़ायदा उठाते हुए उससे क्लोज होने लग जाती है। दूसरी यहाँ पर स्टाफ आपस से बात कर रही होती है एक डिनर वाले इवेंट की, जहाँ पर किम ने सभी को बुलाया होता है। पर उन स्टाफ को पता होता है कि हमें यहाँ पर उस डिनर के लिए बड़े अच्छे से रेडी होकर जाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर शीनू से क्लोज होने की ट्राई कर रही थी, यहाँ पर सब उनकी बातों को सुनने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पर वो लोग जाओ का भी मजाक उड़ाने लग जाते कि किस तरीके से यहाँ पर किम ने तो उसकी हवाएं निकाल दी, और अब जेनी भी यहाँ पर उसकी बातों को नहीं सुनती है। और इस बात को सुनकर यहाँ पर जाओ को बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर बाद में यहाँ पर जाओ जेनी से गुस्से में बात करने के लिए आ जाता है। वो कहता है कि आखिर तुमने उस समय मेरा साथ क्यों नहीं दिया। तो फिर जेनी बोलने लग जाती कि मैं तुम्हारा साथ क्यों दूंगी, जबकि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर मुझे डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। जाओ कहता है कि भूलो मत, शादी के बाद यहाँ पर तुम मेरी वुमेन बनने वाली हो, मेरी वाइफ, जहाँ पर तुम्हें मेरी बातों को मानना ही पड़ेगा। जेनी कहती है कि शादी के बाद ना, और तुमने किससे कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ शादी करने वाली हूँ। जाओ कहता है कि अब बस भी करो ये नाटक, 1 साल से हम यहाँ पर एक दूसरे के साथ है, तो शादी तो ऑफकोर्स हम ही करेंगे ना। जेनी कहते हैं कि अरे तुम्हें लगता है पता नहीं, लोग यहाँ पर 4 साल रिलेशनशिप पर रहने के बाद भी अपनी इंसानों पर चीट कर देते, तो फिर तुम तो बस यहाँ पर 1 साल रहे हो। एंड बाद में यहाँ पर वो उसे एक वीडियो को बताने लग जाती है, जिसके अंदर यहाँ पर वो लेडीज़ वॉशरूम के अंदर जा रहा था। जेनी कहती कि देखा तुम कितने डिस्गस्टिंग इंसान हो, इस वजह से यहाँ पर मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, बेटर होगा अगर तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे। तो वो वहाँ से जाने लगती है, बट वापस से वो उसे रोकने लग जाता है। यहाँ पर वो उसे बोलने लग जाता है कि आखिर मैं यहाँ पर अपने कलीग्स, अपनी मॉम और अपने रिश्तेदारों को क्या ही बोलूँगा। जेनी कहती कि देखा तुम कितने ज़्यादा सेल्फिश हो, तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचे जा रहे हो, इस वजह से यहाँ पर मुझे तुम्हारे साथ रहना भी नहीं है। एंड यहाँ पर जाओ उसे थप्पड़वाने वाला था, बट इतने में यहाँ पर किम आकर उसके हाथ को पकड़ लेता है। एंड जेनी से कहता है कि मैं तुमसे कहा था ना कि आइंदा अगर ऐसी चीज़ तुम एनकाउंटर करती हो तो फिर तुम मुझे आकर बताओगी। जाओ यहाँ पर किम को बोलने लग जाता है कि मिस्टर किम, ये हमारा फैमिली मैटर है, तो फिर प्लीज़ आप इसमें बताइए। किम कहता है कि फैमिली मैटर बेटा यहाँ पर घर पर सॉल्व किया जाता है, कंपनी में नहीं। ये कंपनी मेरी है और ये मेरी एम्प्लॉय है, तो फिर मेरा पूरा हक बनता है इसे सेव करने का। यहाँ पर जाओ गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दोस्तों यहाँ पर जेनी एक बार फिर से किम को थैंक यू बोलती है उसकी मदद करने के लिए। किम यहाँ पर कुछ बोलने वाला था, पर जेनी यहाँ पर उसे बोलने लग जाती कि देखिए आप बार बार यहाँ पर मेरी मदद करते आए हो, मैं अप्रिशिएट तो करती हूँ, लेकिन इस चीज़ को लेकर कोई यहाँ पर कोई गलत मीनिंग भी निकाल सकता है, एंड मैं आपको डिसअपॉइंट करना नहीं चाहती हूँ। फिर बाद में यहाँ से वो जाने लग जाती है, जहाँ पर किम मन में सोच रहा होता है कि लगता है जेनी को मैं याद ही नहीं हूँ, इस वजह से उसने मुझे रिकग्नाइज अभी तक किया ही नहीं है। जब यहाँ से जेनी जा रही होती है, इतने में यहाँ पर शीन आ जाती है, जो उसे बोलने लग जाती है कि आखिर तुम मुझे यहाँ पर वॉशरूम में अकेला छोड़कर क्यों चली गई थी। जेनी यहाँ पर उसे माफ़ी मांगती है, कहती कि तुम्हें तो पता होगा मैं यहाँ पर जाओ को लेकर कितना टेंशन में रहती हूँ, तो जैसे यहाँ पर मुझे जाओ ने बुलाया मैं तुम्हारे बारे में तो पूरा भूल ही चुकी थी। शीन बोलती कोई बात नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पर कलीग से बात करते हुए सुना है कि तुम यहाँ पर मिस्टर किम से कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो। आई मीन कि मिस्टर किम यहाँ पर तुम्हें बहुत वैल्यू करते, तो फिर क्या मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। पर यहाँ पर जेनी उसे उसके साथ चलने से मना कर देती है। शीन यहाँ पर उदास हो जाती है, कहती कि तुम तो बिल्कुल बदल चुकी हो, तुम यहाँ पर पहले वाली फ्रेंड तो मेरी हो ही नहीं, ऐसा लगता है कि जैसे कोई और मेरा फ्रेंड है। जेनी यहाँ पर उसे बोलती कि ऐसी बात नहीं है, देखो मैं यहाँ पर काम को काम की जगह रखना चाहती हूँ और फ्रेंडशिप को घर पर, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि मिस्टर किम ऐसे इंसान ही है जो कि यहाँ पर फैमिली मैटर्स या फिर फ्रेंडशिप को कंपनी के मैटर्स पर लाने देंगे। जीन कहते कि मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि अब मिस्टर किम को समझ में आए कि हम दोनों के बीच का रिलेशन कितना ज़्यादा अच्छा है, ताकि यहाँ पर वो मुझे भी वैल्यू कर पाए, मेरा और कोई इंटेंशन नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे एक बैग थमाने लग जाती है, ये कहते हुए कि मैंने अपनी सैलरी को बचाते हुए ये ड्रेस तुम्हारे लिए लाई है, तो फिर इस ड्रेस को यहाँ पर पहनना मत भूलना। फिर इसके बाद में यहाँ पर जेनी घर चली जाती है, एंड घर जाने के बाद यहाँ पर मिनी को कॉल लगा लेती है, एंड वो वीडियो कॉल पर मिनी को वो ड्रेस बताने लग जाती है। मिनी कहती है कि ये ड्रेस कितना ज़्यादा अगली है, तुम्हें समझ तो आ रहा है ना कि ये ड्रेस फेक है। जेनी बोलती कि ये सारी चीज़ें मुझे क्यों नहीं समझ में आती,
मेरे कहते कि जान से देखो, ये ड्रेस बिल्कुल फेक ड्रेस है जो कि यहाँ पर किसी स्टॉल से एकदम कम पैसे में उठाई गई रहेगी। और अगर तुम सोचो कि तुम ये ड्रेस कल पार्टी में पहन कर आने वाली हो तो बिल्कुल भूल जाओ, ये चीज़ पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। कल अगर पहन कर आओगे तो फिर सब यहाँ पर तुम्हारा तो मजाक ही बना देंगे। मैं तुम्हें कह रही हूँ कि अच्छे से ड्रेसअप होकर आना। एंड यहाँ पर जेनी को अपनी पास्ट लाइफ के बारे में याद आता है कि इसी समय पर यहाँ पर वो ये ड्रेस पहनकर गई हुई थी, जहाँ पर सभी के सभी लोग उसकी ड्रेस का मजाक उड़ाने लग जाते। बस इतना ही नहीं, यहाँ पर जेनी को उस गंदे कपड़े की क्वालिटी की वजह से हाथों में रैशेस पे आना शुरू हो जाते, क्योंकि वो इन सारी गंदी चीज़ों से एलर्जिक तो थी। एंड सभी लोग यहाँ पर उसे कपड़े उतारने के लिए कह रहे थे, जहाँ पर उसकी खुद की बेस्टी शीन भी उसका साथ नहीं दे रही थी और वो भी उन लोगों के साथ में उसका मजाक उड़ाई जा रही थी। इतने में हम वहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर जेनी अपने हाथों को नोटिस करती है। एंड यहाँ पर वो रैशेस उससे ऑलरेडी आ चुके थे उस कपड़े को टच करने की वजह से। फिर इसके बाद यहाँ पर सभी लोग डिनर पार्टी पर आ गए होते हैं, जहाँ पर वो लोग वेट कर रहे थे मिस्टर किम का। एंड साथ साथ यहाँ पर जेनी भी अभी तक नहीं आई थी। सभी लोगों को यहाँ पर डाउट जाता है कि जेनी आ भी पाएगी या फिर नहीं, क्योंकि क्या है, जेनी के पास यहाँ पर कपड़े जो नहीं होंगे पहनने के लिए। शीन कहते कि ऐसे मत बात करो, जेनी आएगी, लगता है यहाँ पर वो कुछ ट्रैफिक में फंस गई हो। फिर सभी लोग यहाँ पर मिलकर जेनी का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर जाओ भी मौजूद होता है, जो कि यहाँ पर उसका साइड बिल्कुल नहीं दे रहा था, उल्टा तो वो वहाँ पर उन लोगों के साथ में और भी ज़ोर ज़ोर से हंसे ही जा रहा था। एंड यहाँ पर शीन अच्छा बनने का नाटक करने लग जाती है एंड उन सबको ऐसा बोलने से मना करती है, कहती है क्या पता जेनी आ जाए और वो हमारी बातों को सुन ले। ऐसे भी यहाँ पर मिस्टर जाओ हमारे पास ही बैठे हुए हैं, तो फिर उन्हें क्या पता ना अच्छा लग रहा हो। सभी लोग बाद में यहाँ पर जाओ को बोलने लग जाते कि न जाने यहाँ पर तुमने जेनी में क्या देख लिया है कि तुम यहाँ पर जेनी के साथ में शादी करने चाहते हो। हम तो कहते हैं कि शीन तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है और तुम दोनों एक साथ एकदम परफेक्ट कपल्स बन सकते हो। फिर इतने में यहाँ पर जेनी की एंट्री हो जाती है, जहाँ पर सभी के सभी लोग जेनी को देखने लग जाते क्योंकि वो इतनी ब्यूटीफुल दिख जो रही थी। शीन कहते कि तुमने ये क्या पहन लिया, कल तो मैंने यहाँ पर तुम्हें ड्रेस दी थी ना, तुम्हें वो ड्रेस पहन कर आनी चाहिए थी। तुम्हें पता भी है कि वो ड्रेस चूज़ करने में मुझे कितनी ज़्यादा मेहनत लगी है। एंड यहाँ पर जेनी बोलती कि हाँ मेहनत तो लगी होगी ना, यहाँ पर स्टॉल्स में कितने सारे कपड़े सस्ते में बिकते रह जाते, तो तुम्हें समझ आया ही नहीं होगा कि कौन सा वाला सबसे ज़्यादा सस्ता है। ये सुनकर यहाँ पर शीन को बड़ा बुरा लगने लग जाता है। यहाँ पर एक कलीग जेनी को बोलने लग जाती है कि न जाने तुम ऐसी ड्रेस यहाँ पर पहन कर क्यों आई हो, तुम आखिर किसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। जेनी बोलती कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो सब जगह अपना मुंह मारती फिरती है। तो ये कलीग यहाँ पर गुस्से में आकर जेनी को उल्टा सीधा बोलने लग जाती है, बट यहाँ पर जेनी उसकी बातों को सुनकर नहीं लेती। वो उसके बालों को खींचती है, साथ साथ जैसे वो उठती है उसे थप्पड़ मार देती है। एंड इतना ही नहीं, वो जितनी बार बोलने की कोशिश कर रही थी जेनी उसे उतनी बार थप्पड़ मारने लग जाती है। एंड बाद में यहाँ पर उसकी फ्रेंड उठकर जेनी पर ही चिल्लाने लग जाती है, कहती कि देखा तुमसे अच्छी तो यहाँ पर शीन है। शीन पता है भले ही कितनी भी ज़्यादा एलिगेंट और रिच इंसान क्यों ना हो, वो हमेशा यहाँ पर हमारे साथ डाउन टू अर्थ बिहेव करती है। ज़रा उसकी ड्रेस देखो, उसके कपड़े देखो, उसके सैंडल देखो और उसके ईयरिंग्स देखो कितनी एक्सपेंसिव है। एंड बाद में यहाँ पर शीन सभी से कहती कि तुम लोग भी ना क्या यहाँ पर मेरी तारीफ़ कर रहे हो। जेनी कहती कि अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बेस्टी इतनी ज़्यादा रिच निकलेगी। लेकिन उनमें से एक कली को यहाँ पर शक होने लग जाता है। वो उसे कहता है लेकिन तुम्हारी सैलरी तो लिमिटेड है, तो फिर तुम इतने लग्जरियस ब्रांड को अफोर्ड कैसे कर सकते हो, क्या तुम यहाँ पर कंपनी के बाहर भी कोई जॉब किया करती हो। ये बात सुनते यहाँ पर सीनियर मैनेजर को तो खांसी आने लग जाती है। एंड यहाँ पर उसे उस दिन के बारे में याद आता है जहाँ पर हमें भी फ्लैशबैक का सीन बताया जाता है। एंड यहाँ पर देर रात हो चुकी थी जहाँ पर वो अपने फ़ोन में मीम्स देख रहा था। इतने में यहाँ पर शीन आ जाती है और उसके लिए कॉफ़ी लेकर, ये कहते हुए कि आप रात भर कितनी ज़्यादा मेहनत करते हो तो ताकि आप सोना जाओ, इसलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए कॉफ़ी लाई हुई है। एंड बाद में यहाँ पर अपने सीनियर मैनेजर से बोलने लग जाती है कि क्या तुम यहाँ पर मुझे किसी अमीर इंसान से यहाँ पर कॉन्टैक्ट करवा सकते हो। वो मैनेजर बोलता है कि तुम फिक्र क्यों कर रही हो, तुम यहाँ पर कंपनी में जॉब कर रही हो तो फिर तुम्हें उन लोगों की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए सब कुछ कर दूंगा। और यहाँ पर तो वो बेशर्म जैसे अपने सीनियर मैनेजर से भी क्लोज आने लग जाती है। फिर वापस हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर शीन उन सभी से कह रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है मेरी फैमिली क्या रिच नहीं हो सकती। तो फिर जेनी बोलने लग जाते कि ओह लगता है यहाँ पर तुम्हारे डैड ने जो गैम्बलिंग के डेब्ट्स और लोन थे वो पे करते हैं
और अब तुम लोग अमीर हो गए हो उस गैम्बलिंग की वजह से। एंड यहाँ पर शीन का मुंह बंद का बंद ही रह जाता है और मैनेजर और जाओ उसकी साइड लेते हुए बोलने लग जाते कि अब छोड़ो भी ना, इतना अच्छा डिनर पार्टी को ऑर्गेनाइज किया गया है और हम इस पार्टी को इस तरीके से ख़राब क्यों ही करें। फिर जेनी बाद में यहाँ पर जाकर बैठने लगती है, जहाँ पर जाओ उसे अपने बाजू में बैठने के लिए बुलाता है, बट वो उसके साइड जाती नहीं है। एंड यहाँ पर वो मेन सीट पर जाकर बैठ जाती है। तो फिर उसे कलीग उसे बोलते कि तुम यहाँ क्यों बैठ रही हो, यहाँ पर तो मिस्टर किम को बैठना चाहिए। जेनी कहती है कि अगर किम आएगा तो फिर मैं उससे बात कर लूँगी, तुम यहाँ पर फिलहाल अपना देखो कि तुम कहाँ पर बैठी हुई हो। जाओ यहाँ पर जेनी पर चिल्लाने लग जाता है, कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें आकर यहाँ पर मेरे बाजू में बैठना चाहिए। जेनी यहाँ पर हंसने लग जाती है, कहते कि तुम बहरे हो या फिर तुम्हारी याददाश्त कमज़ोर है या फिर तुम हर 5 मिनट में एक एक दिन की मेमोरी लूज़ करते जाते हो, जहाँ पर तुम्हें याद नहीं है मैं तुमसे क्या कहा कि मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर रही हूँ। जाओ यहाँ पर उस पर चिल्लाने लग जाता है, कहते कि तुम मेरे साथ ब्रेकअप कर ही नहीं सकती हो। जेनी कहती कि देखो अब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ही लो कि मैं यहाँ पर तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ और ना ही गर्लफ्रेंड हूँ, जब बार बार तुम यहाँ पर मुझ पर हक जमाते रहते हो। जाओ यहाँ पर इस पर चिल्लाने लग जाता है और उसकी मॉम का नाम लेते हुए कि आखिर मेरी मॉम ने यहाँ पर तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है। जेनी यहाँ पर खड़ी हो जाती है, कहती कि पहली बात तुम्हारी मॉम ने मेरे लिए कुछ नहीं किया है, कुछ भी करवाया है तो मुझसे करवाया है, वो भी घर के काम। और मैं सभी के सामने आज यहाँ पर वापस से बोल रही हूँ ताकि सभी को एक क्लियरेंस मिल जाए कि मैं यहाँ पर जाओ की ना गर्लफ्रेंड हूँ और ना ही वाइफ हूँ और ना ही हमारा फ्यूचर में कुछ होने वाला है। जेनी यहाँ से वॉशरूम की ओर जा रही होती है, बट यहाँ पर वो स्टाफ उसे कहीं पर जाने नहीं देती और वो लोग यहाँ पर जेनी को पकड़ लेते, कहते कि तुम यहाँ पर से नहीं जा सकती हो, सबसे पहले यहाँ पर तुम्हें हम सबसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, जो कि यहाँ पर जेनी करने से मना कर देती है। इतने में यहाँ पर किम आ जाता है तो सभी की बोलती बंदी हो जाती है। किम बोलने लग जाता है कि लगता है सभी लोग ने डिनर कर लिया है। मैनेजर कहते कि नहीं, हमने तो अभी तक शुरुआत भी नहीं की है। किम बोलते कि मैंने कहा ना डिनर कर लिया है तो फिर तुम सब यहाँ से जा सकते हो। बाद में यहाँ से वो सभी लोग जाने लग जाते, बट जैसे ही जेनी जाने लगती है वो जेनी को यहाँ पर रोक लेता है और उसके साथ डिनर करने के लिए बोलता है। जा यहाँ पर जेनी पर चिल्ला रहा होता है, कहते कि ज़रूर यहाँ पर तुम्हें कोई मिल गया होगा, इस वजह से तुम मेरे साथ इस तरीके से बिहेव कर रही हो। और यहाँ पर किम जाओ के सामने उसे फॉर्मल डिनर डेट के लिए पूछ लेता है, जिसके बाद में जाओ कहते हैं कि तुम घर चलो, तुम घर चलोगे तो फिर मैं भूल जाऊंगा कि हमारे बीच फिलहाल यहाँ पर कुछ झगड़ा हुआ था। लेकिन यहाँ पर जेनी उन दोनों में से किसी को भी चूज़ नहीं करती, वो कहती है कि मैं अपने घर जाना पसंद करूँगी। एंड वहाँ से वो चली जाती है। एंड जाते जाते वहाँ पर वो शीन को इस कपड़े के लिए थैंक यू बोल जाती है, जहाँ पर शीन को बहुत गुस्सा आ रहा था। एंड हम यहाँ पर बेचारे मिस्टर किम को देखते जो कि अकेले बैठ कर यहाँ पर डिनर कर रहे थे। एंड यहाँ पर बहुत उदास था, ये सोच रहा था कि आखिर मैं जेनी को उस दिन के बारे में कैसे याद दिला सकता हूँ। इसके बाद में हम यहाँ पर जाओ को देखते जो कि पार्किंग लॉट में वेट कर जेनी को कॉल लगा रहा था, बट यहाँ पर जेनी उसके कॉल को पिक ही नहीं कर रही थी। जैसे वो यहाँ से जाने लग जाता है जानबूझकर उसी समय पर शीन आ जाती है। जा यहाँ पर शीन को पूछते कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। शीन कहती कि मैं तो जेनी से मिलना ही थी, मुझे आज जेनी को आज जो कुछ भी हुआ उसके रिगार्डिंग माफ़ी मांगना था। जा कहता कि तुम टेंशन क्यों दे रही हो, इसमें तुम्हारी तो कोई गलती थी ही नहीं, अरे बात जेनी की तो फिर वो है ही इतनी रूड पर्सन, तुम्हें उससे माफ़ी मांगने की तो कोई ज़रूरत है भी नहीं। फिर बाद में यहाँ पर शीन उसे बोलने लग जाती है कि जेनी का क्या है, वो आज उदास है तो कल वो नॉर्मल हो जाएगी और मैं तो यहाँ तक चल कर आई हूँ, तो फिर क्या मैं यहाँ पर तुम्हारे घर पर जाकर शार ले सकती हूँ। तो जाओ तो यहाँ पर खुशी हो जाता है। बाद में यहाँ पर वो लोग घर पर होते जहाँ पर शीन उससे टॉवल मांग रही थी, बट टॉवल देने के बहाने ये तो बाथरूम के अंदर घुस जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर शीन आ जाती है जेनी से माफ़ी मांगने के लिए, ये कहते हुए कि मुझे पता नहीं था कि वो ड्रेस फेक निकलेगा और देखो इसलिए मैं यहाँ पर माफ़ी मांगने के तौर पर तुम्हारे लिए तुम्हारी फेव कॉफ़ी लेकर आई हूँ। जेनी यहाँ पर बोलने लग जाती है कि अच्छा, लेकिन तुम तो कल यहाँ पर जाओ के साथ उसके घर पर गई हुई थी। वो कहते कि हाँ, हम दोनों यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आए थे, लेकिन हमें लगा कि तुम शायद से सोई गई रहोगी, इस वजह से हमें एक साथ घर जाना पड़ा। वो कहती कि घर तो चली गई, लेकिन तुम उसके घर में क्या कर रही थी। वो बोलने लग जाती कि तुम ऐसे वैसे मत सोचो, हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ था। जेनी बोलती कि देखो कुछ हो भी गया होगा तो मुझे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे भी तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे दिखते हो। शीन कहती कि मैं वापस से तुम्हें कह रही हूँ, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे मैन को तुमसे छीनने की क्यों ही कोशिश करूँगी। लगता है तुम्हें यहाँ पर मुझे भरोसा नहीं है और तुम मुझे माफ़ भी नहीं करोगी। जेनी कहती कि ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। एंड यहाँ पर बाद में शीन उसे वो कॉफ़ी पीने के लिए बोलती है, तो फिर यहाँ पर वो कॉफ़ी का एक सिप लेकर उसे वापस से दे देती है। जिसके बाद जैसे यहाँ पर वो कार में बैठने वाली थी उसे अचानक से
चक्कर आने लग जाता है एंड यहाँ पर शीन उसे लेकर एक होटल रूम में डाल कर आ जाती है। फिर वो मास्क एंड कैप पहनकर एक अनजान इंसान को पैसे देती है, साथ साथ होटल का की कार्ड भी, ये कहते हुए कि याद रखना फोटोज लेना मत भूलना। फिर कुछ समय बाद यहाँ पर धीरे धीरे जेनी होश में आने लग जाती है और तो यहाँ पर वो इंसान जेनी के बहुत क्लोज आ रहा था, जहाँ पर जेनी उसे अपने आप से दूर भगा रही होती है, पर यहाँ पर वो इंसान उसकी बात को सुनने के लिए रेडी नहीं था। जेनी बोलती कि मैं पुलिस को बुला दूंगी। वो बोलता कि तुम कैसे बुलाओगी, तुम्हारे पास तो तुम्हारा फ़ोन भी नहीं होगा फिलहाल के लिए। एंड यहाँ पर वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लग जाता है, बट इतने में यहाँ पर किम आता है जो कि आती यहाँ पर उसे पैर से ही मारना शुरू कर देता है। उस मोटू से आदमी को लग रहा था कि यहाँ पर वो उसे डिफेंड कर सकता है, बट यहाँ पर तो हमारा किम उसके हाथ को मोड़ ही देता है, जिसके बाद में यहाँ से उसे भागना ही पड़ता है। जेनी यहाँ पर रोते रोते उसे सॉरी और थैंक यू बोल रही होती है, साथ साथ ये भी कि जब भी मैं यहाँ पर मुसीबत में होती हूँ हमेशा तुम ही यहाँ पर मुझे बचाने के लिए आ जाती हो। किम कहता है वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ। जेनी को यहाँ पर शक होने लग जाता है। वो कहते कि इसका मतलब ये है कि तुम मेरा पीछा कर रहे थे, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो। किम कहता है कि ऐसा वैसा सोचना बंद करो, तुम्हें यहाँ पर खुद का ध्यान खुद से रखना चाहिए। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं उनसे तुम्हें यहाँ पर चौकन्ना ना रहना चाहिए। अगर तुम ऐसा करना शुरू कर दोगी तो फिर यहाँ पर मुझे तुम्हें बचाने की ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं और तुम्हें इस तरीके के थॉट्स दिमाग में बिल्कुल नहीं आएंगे। फिर बाद में यहाँ पर जेनी को याद आने लग जाता है जहाँ पर शी ने उसे कॉफ़ी दी थी पीने के लिए। बाद में यहाँ से वो जाने लगती है, ये कहते हुए कि अब से यहाँ पर मैं मेरी सिचुएशन का ध्यान रख लूँगी, वरना यहाँ पर मेरे बॉयफ्रेंड को मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। लेकिन यहाँ पर उस कॉफ़ी की वजह से तो वो ढंग से चल भी नहीं पा रही थी और यहाँ पर किम उसे बैठाने लग जाता है, जिसके बाद में यहाँ पर वो किम के हाथों को नोटिस करती है एंड यहाँ पर अपना स्कार्फ निकाल कर उसे बांधने लग जाती है। एंड इस चीज़ को देखकर यहाँ पर किम को बचपन की याद आ जाती है, जहाँ पर ठीक इसी तरीके से एक बच्ची ने यहाँ पर उसे रेस्क्यू किया हुआ था। वो उसके फ्लिक्स को यहाँ पर उसके बालों को पीछे करने की कोशिश करता है, बट यहाँ पर जेनी खुद ब खुद उससे दूर चली जाती है। एंड यहाँ पर किम मन में सोच रहा होता है कि आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि उसे यहाँ पर मेरी जो सीरियसनेस है वो दिख जाए। दोस्तों यहाँ पर शीन होती है अपनी कंपनी में, जहाँ पर वो उस इंसान को फ़ोटो भेजने के लिए बोल रही थी। इतने में यहाँ पर जेनी आ जाती है जो उसे खींचते हुए यहाँ पर सीधा स्टोर रूम में लेकर चली जाती है एंड कहती है कि कल तुमने मेरे साथ क्या किया। तो फिर शीन कहती है कि तुम क्या कहना चाहती हो, कल तो मैं यहाँ पर तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आई थी और तुमने तो मुझे माफ़ भी कर दिया था, लगता है तुम्हें यहाँ पर बात तो याद होगी नहीं। बाद में यहाँ पर जेनी उसे CCTV का फुटेज दिखाने लग जाती है, जहाँ पर शीन कहते कि हाँ वो पता नहीं क्यों यहाँ पर तुम्हें चक्कर सा आ रहा था, तो फिर मैं तो बस तुम्हें होटल रूम में छोड़ कर आई थी ताकि तुम यहाँ पर आराम से रेस्ट कर सको, मेरा और कोई इंटेंशन नहीं था। जेनी बोलती कि हाँ तुम्हारे इंटेंशन से मुझे बड़े अच्छे से पता है कि कल यहाँ पर तुमने मेरे साथ क्या करने की कोशिश की थी, लेकिन अफसोस की बात है कि तुम्हारा वो इंटेंशन कंप्लीट नहीं हो पाया एंड मैं यहाँ पर प्रॉपरली बड़े अच्छे से तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, तो फिर तुम्हें तो बड़ा बुरा लग रहा होगा कि तुम्हारा प्लान यहाँ पर खत्म हो चुका है। शीन कहते कि माना कि मैं तुमसे जेलस फील करती हूँ, लेकिन मैं तो तुम्हारी फ्रेंड हूँ ना, मैं तुम्हें हार्म कैसे ही कर सकती हूँ, ज़रूर यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई रहेगी। जेनी बोलती कि बोल लो जितना बोलना है बोल लो, लेकिन तुम्हें भी पता और मुझे भी पता है कि तुम बस नाटक कर रही हो। इतना कहकर वहाँ से वो चली जाती है, जहाँ पर शीन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर जाओ को देखते हैं जो कि आसपास देख रहा होता है कि आसपास कोई यहाँ पर रूम के पास तो नहीं है। फिर बाद में हम यहाँ पर देखते कि वो क्यों चेक कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर वो अपने लवर के साथ में स्टोरेज वाले रूम में मेकआउट जो कर रहा होता है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर जेनी को देखते जो कि अपने स्टॉक प्राइजेस को देख रही थी। इतने में यहाँ पर मिनी आकर उसके फ़ोन में देखने लग जाती है, कहती कि अरे वाह तुम्हें इतना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, ज़रा तुम भी तो मुझे बताओ कि आखिर कौन सा स्टॉक कितना प्रॉफिट देने वाला है ताकि मैं भी उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकूँ। ये बात सुनते यहाँ पर जेनी को पास्ट लाइफ की याद आती है, जब यहाँ पर जाओ जो है यही काम क्या करता था। एंड यहाँ पर जेनी जब उससे पूछा करती थी तब जाओ कहता था कि तुम्हें क्या मतलब है, मैंने तुमसे पैसे थोड़े ना लिए और ये सब कुछ लड़कियों की बस की बात नहीं है। इतने में हम यहाँ पर जाओ को देखते हैं जो कि पेपर प्रिंट्स कर रहा था एंड यहाँ पर वो जेनी की बातों को सुन लेता है। फिर बाद में यहाँ से वो गुस्से में चला जाता है और जाते ही यहाँ पर शीन को पैसे देने लग जाता है। शीन को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता, वो कहता है कि देखो मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं बल्कि हमेशा से ही जेनी को चूज़ करूँगा, तो फिर अभी टाइम में तुम मुझसे दूर चली जाओ। शीन को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, वो कहती है कि तुम्हें क्यों लगता है कि वो तुम्हारी फिक्र करती है, इस रिंग को देख रहे हो, उसने इस रिंग को मुझे दे दिया है। गुस्से में आकर जाओ से उस रिंग को निकालने के लिए कहता है, बोलता है कि पहने रखो
या फिर निकालो, क्योंकि ये रिंग जो है वो तो फेक है। ये सुनते ही यहाँ पर वो चिढ़ सी जाती है एंड यहाँ पर जाओ से वार्निंग देता है कि अगर इस कंपनी में काम करना चाहती हो तो अपना मुंह बंद रखना, और फिर उसके मुंह पर पैसे फेंक कर वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर जेनी को देखते हैं जो कि कुछ एविडेंसेस को लेकर यहाँ पर किम के पास चली जाती है। किम यहाँ पर उसे थैंक यू बोलने लग जाता है एंड जेनी कहते हैं कि मैं एक बार फिर से यहाँ पर जाओ के पास जाऊँगी, लेकिन आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे अपने आप को डिफेंड करना आता है। दूसरा यहाँ पर सीनियर मैनेजर जाकर जाओ को सब कुछ बताने लग जाता है एंड जाओ यहाँ पर घबराने लग जाता है। यहाँ पर जाओ घबरा जाता है कि किसी को भी यहाँ पर उसके लोन या डेब्ट्स के बारे में पता चला तो सभी लोग यहाँ पर कंगाल समझकर और तो उसे एक फ्रॉड समझकर कंपनी से निकाल ही देंगे एंड यहाँ पर वह घबराने लग जाता है। फिर उसे यहाँ पर बॉस का कॉल आ जाता है, यानी कि गुंडों के बॉस का, एंड वो यहाँ पर उसे वार्निंग देने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि प्लीज़ मुझे बस कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए, मैं यहाँ पर आपको आपके सारे पैसे एक साथ लौटा ही दूंगा। फिर बाद में हम यहाँ पर देखते हैं कि जाओ की मॉम कंपनी में आ गई थी इस पर चिल्लाते हुए कि तुम मुझे यहाँ पर इतने महीनों से उल्लू बनाते जा रहे हो और मुझे पता चला है कि जेनी यहाँ पर तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहती है। जाम बोलता है कि मॉम आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ पर सभी को पता है कि वो मुझसे शादी करने के लिए राज़ी हो ही जाएगी। फिर बाद में यहाँ पर वो जेनी को लेकर आ जाता है एंड नील डाउन करते हुए एक बार फिर से उसे शादी के लिए प्रपोज करने लग जाता है। जेनी यहाँ पर उसे पूछती कि ये रिंग क्या रियल है या फिर फेक डायमंड है। जाओ कहते हैं कि ऑफकोर्स ये रियल रिंग है एंड यहाँ पर वो हंसने लग जाती है। कहते हैं कि थोड़ा तो दिमाग लगाओ, तुम यहाँ पर एक लड़की को प्रपोज करने आए हो तो कम से कम एक रियल रिंग ही खरीद लेते, इतने ज़्यादा कंजूस निकलोगे मुझे कभी पता नहीं था। आंटी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो कहते कि ये तो रिंग बस एक फॉर्मेलिटी है, तुम यहाँ पर रियल और फेक के बीच में क्या पड़ गई हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मेरा बेटा यहाँ पर तुम्हें प्रपोज कर रहा है, वो तो मेरे बेटे ने कहा है इसलिए मैंने यहाँ पर तुम्हें अपने घर की बहू बनाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ और तुम्हें मुझे मॉम बोलने की इजाज़त दे रही हूँ, वरना तुम जैसे को तो मैं अपने घर पे लाना भी नहीं चाहती। जेनी बोलते कि अरे वाह, जैसा थॉट आपका है वैसा थॉट मेरा ही है, मैं आप जैसे के घर जाना चाहती नहीं हूँ और मैं आपको मम्मी क्यों ही बुलाऊंगी, आंटी ठीक हो आप मेरी। बाद में यहाँ पर जाओ से बुके देने लग जाता है और सारी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगने लगता है। कहता है कि वो थोड़ा मैं पैसों में टाइट हूँ, इस वजह से यहाँ पर मैं रियल रिंग नहीं खरीद पाया, लेकिन मैं बहुत जल्दी वो लेने वाला हूँ। जेनी कहते कि ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देने के रेडी हूँ, लेकिन ध्यान रखना मैं तुम्हारी रिंग से सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं हूँ। एंजा कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम बस मुझसे शादी कर लो और तुम जो चाहो कि बस सारी चीज़ों की पॉसिबिलिटी मेरे हाथ में है। फिर बाद में यहाँ पर जेनी चली जाती है शीन के पास में, ये कहते हुए कि तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और तुम्हें तो यहाँ पर बहुत खुशी हो रही होगी ना कि अब बहुत जल्दी मेरी शादी होने वाली है। शीन यहाँ पर हाँ तो बोलती है लेकिन हेजिटेट करते हुए, क्योंकि इसकी शक्ल से ही समझ आ रहा था कि वो कितना ज़्यादा इरिटेट हो चुकी है। जेनी बोलती कि मेरी शादी वाले दिन तुम ब्राइड्समेड बनना ना भूलना। इतनी में हम यहाँ पर किम को देखते जो कि उन्हें देख रहा होता है, जहाँ पर किम को वो एविडेंस वाली बात याद आ रही थी। फिर बाद में हम यहाँ पर देखते जेनी को जो कि उनके घर पर होती है एंड यहाँ पर वो उन्हें कार की किस गिफ्ट कर रही थी। आंटी यहाँ पर खुश हो जाती है। जाओ कहते कि देखा मॉम, मैंने कहा था ना कि वो कितनी ज़्यादा कंसिडरेट है। फिर बाद में आंटी कहती कि ठीक है, लेकिन अगर तुम इस फैमिली में आना चाहती हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना ही होगा। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे एग्रीमेंट देने लग जाती है कि माना कि तुम जॉब करती हो और वो जॉब भी अच्छी खासी है तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें जॉब करने से नहीं रोकूंगी, लेकिन जॉब के साथ साथ यहाँ पर तुम्हें घर के काम करने पड़ेंगे और तुम्हारी जो सैलरी होगी उसका 75% तुम्हें मुझे देना होगा। वो क्या है ना, मुझे घर से चलाना है। एंड अगर तुम यहाँ पर किसी दिन मेरे बेटे के साथ में डिवोर्स लेती हो तो फिर याद रखना एलिमनी के नाम पर यहाँ पर तुम्हें हमें 1 मिलियन देना होगा। बाद में यहाँ पर वो उस एग्रीमेंट को ले लेती है। कहती कि रही बात आपकी घर की प्रॉपर्टीज़ की तो वो आप अपने पास ही रखिए, क्योंकि मुझे भी पता है कि चीटी जैसी प्रॉपर्टी है आपकी। और रही बात आपके बेटे की तो आपको क्यों लगता है इन सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को मैं फॉलो करूँगी ऐसे इंसान के साथ शादी करने के लिए। एंड यहाँ पर वो उस एग्रीमेंट को फाड़ कर पूरा फेंक ही दे देती है। जिसके बाद में जाओ यहाँ पर घबरा जाता है एंड कहता है कि माफ़ कर देना मॉम, तो यहाँ पर बस तुम्हारे साथ मजाक करने की कोशिश करी थी और कुछ भी नहीं। जेनी कहती कि देखो, तुम्हें भी पता है कि मेरे पास पैसे है और मुझे भी पता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, इस वजह से यहाँ पर तुम मुझे अप्रोच कर रहे हो। फिर बाद में यहाँ से वो जाने लगती है, उसे ये कहते हुए कि जो कार की चाबियाँ मैंने दी है उसकी टेंशन मत लेना, क्योंकि मैं वो तुमसे वापस नहीं लूँगी। ऐसी वो कार मैंने यहाँ पर तुम्हारे नाम पर खरीदी है और उसका लोन और मंथली इंस्टॉलमेंट तुम्हें पे करते रहना होगा। इतना कहकर वहाँ से वो चली जाती है। इसके बाद हम यहाँ पर आंटी को देखते हैं जो कि बहुत खुश होती है एंड यहाँ पर वो अपने बेटे जाओ को डिनर करने के लिए बुला रही थी। इतने में यहाँ पर किचन में से आ जाती है शीन, ये कहते हुए कि देखा तुम्हारी मॉम ने मुझे जो कुछ सिखाया है वो सब कुछ मैंने यहाँ पर बना दिया है। आंटी बताने लग जाएगी कि तुमने कभी मुझे यहाँ पर शीन के बारे में नहीं बताया, वो कितनी ज़्यादा अच्छी है
उस जेनी से तो लाखों गुना अच्छी है, और देखो उसने मेरे लिए कितना प्रेसियस ज्वेलरी लाया है। बाद में यहाँ पर सब गुस्से में आकर उसे बेडरूम में लेकर जाता है। शीन कहते कि अरे तुम्हें इतनी ज़्यादा क्या घाई है बेडरूम में आने की। शीन यहाँ पर बोलने लग जाते कि मुझे पता चल चुका है कि जेनी तो बस यहाँ पर नाटक कर रही थी, वो तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहती है, इसलिए मैं यहाँ पर तुमसे तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ गई हूँ। जाओ को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है एंड गुस्से में आकर वो उसे यहाँ पर उसके लोन के बारे में बता देता है, जिसे सुनकर यहाँ पर वो हैरान हो जाती है। वो कहता है कि हाँ मुझे कुछ भी कर यहाँ पर उसे शादी करनी पड़ेगी। शीन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे थप्पड़ मार देती है। ये कहते कि तुमने क्या मुझे यहाँ पर कोई टॉय समझ कर रखा है कि जब मन चाहा बुला लिया और जब मन चाहा दूर भेज दिया। जाओ कहते कि तुम गुस्सा क्या हो रही हो, लगता है तुम भूल रही हो कि तुम भी यहाँ पर सामने से मेरे पास आई थी और तुमने ही मुझे सेड्यूस किया था। जितनी गलती यहाँ पर मेरी है उतनी गलती तुम्हारी भी है। शीन यहाँ पर कहती कि ठीक है जाओ जाकर कोशिश कर लो, क्योंकि मुझे 110% पता है जेनी यहाँ पर तुम्हारे साथ पैचअप करने वाली तो बिल्कुल नहीं है। जाओ कहते कि तुम भी जाओ यहाँ से, मुझे पता है कि जेनी को यहाँ पर हमारे बारे में ऑलरेडी पता चल चुका है और वो तुम्हारे साथ पैचअप करने वाली बिल्कुल नहीं है। फिर गुस्से में यहाँ पर शीन चली जाती है, ये कहते हुए कि जेनी को हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिर जैसे वो बिल्डिंग के बाहर जाती है यहाँ पर वो किम और जेनी को साथ देखती है और उसे गुस्सा आ जाता है कि आखिर इस जेनी में इतनी कौन सी खास बात है अच्छी जो कि सभी लोग यहाँ पर उसी के पास जाते रह जाते हैं। बाद में यहाँ पर जेनी और किम सी व्यू को देख रहे होते हैं। यहाँ पर जेनी बोलती कि ठीक है अब टाइम आ गया जहाँ पर तुम्हें मुझे बता देना चाहिए कि आखिर तुम मेरी इतनी हेल्प क्यों करते आए हो। किम कहते कि लगता तुम्हें सचमुच ही आती है। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन बताया जा रहा था जहाँ पर स्कूल के लोग किम को जो है बुली कर रहे थे रिच पर्सन होने के लिए। एंड यहाँ पर किम उन्हें कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, बट यहाँ पर जेनी अपने प्रोफेसर को लेकर आ गई थी, जहाँ पर वो प्रोफेसर उन्हें लेकर वहाँ से चले जाते। एंड यहाँ पर जेनी उसकी हैंकरचीफ की मदद से यहाँ पर वो उसकी उन चोटों को क्लीन करने लग जाती है। एंड वो हैंकरचीफ देकर वो वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते जो हैंकरचीफ अभी भी यहाँ पर किम ने संभाल कर रखी थी। जेनी उसे बोलने लग जाते कि वो छोटे से बच्चे तुम थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि दुनिया कितनी ज़्यादा छोटी है, ये छोटा सा बच्चा आज मेरा बॉस बन चुका है। तो फिर किम कहते कि दुनिया छोटी नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हें बहुत टाइम से ढूंढता आया हूँ और दुनिया कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। जेनी बोलती कि इसका मतलब ये है कि मुझे ढूंढने के बाद यहाँ पर तुमने मेरी कंपनी को एक्वायर कर दिया था, लेकिन तुमने मेरा प्रमोशन तो अभी तक किया नहीं है, जो कि मेरे लिए प्रॉफिटेबल बिल्कुल नहीं है। किम कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें आज ही प्रमोट कर सकता हूँ। जेनी को यहाँ पर समझ में आ रहा था कि वो शायद से यहाँ पर उसे कन्फेस कर सकता है, तो शर्माती वो वहाँ से जाने लग जाती है, ये कहते हुए कि उसे देरी हो रही है। फिर इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट डे किसी ने इस फोटो को निकाल कर इंटरनेट पे डाल दिया होता है, जहाँ पर सीनियर मैनेजर जेनी को बहुत चिल्ला रहा था कि तुम्हें पता भी है इस चीज़ की वजह से यहाँ पर कितने रूमर्स फैल रहे। जेनी बोलती कि मेरी प्राइवेट लाइफ है, मैं यहाँ पर कंपनी के बाहर जाकर कुछ भी करूँ इससे लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है। मैनेजर बोलता ये सब मुझे नहीं, जाकर उन लोगों को एक्सप्लेन करना, तुम्हारी वजह से हमारे 10,000 फॉलोअर्स गिर चुके, तुम्हें पता भी कि कितना बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। अब तुम यहाँ पर चली जाओ एक छुट्टी पर, जैसे जैसे नॉर्मलाइज हो जाएंगी मैं तुम्हें बुला लूँगा। एंड बाद में यहाँ पर जेनी पैकिंग करने लग जाती है, जहाँ पर मिनी को तो बहुत गुस्सा आ रहा था कि इस जॉब की वजह से तुम क्या यहाँ पर अपनी पर्सनल लाइफ एंजॉय भी नहीं कर सकती हो। लेकिन यहाँ पर मिनी उदास थी तो दूसर यहाँ पर कुछ कलीग्स थे जो कि बहुत खुश थे। फिर बाद में यहाँ पर जेनी वॉशरूम में होती है और यहाँ पर शीन उदास होकर आ जाती है, ये कहते कि मैंने सुना है कि तुम्हें इस कंपनी से निकाला जा रहा है। जेनी तो यहाँ पर उसे कपड़ों में ही अपना हाथ पोंछने लग जाती है, कहती कि नाटक क्यों कर रही हो, हम दोनों को पता है कि ये न्यूज़ यहाँ पर किसने फैलाई हुई है। शीन बोलते कि देखो मैं भी यहाँ पर जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम में से क्या है जो सभी के सभी लोग तुम्हारे पीछे ही भागते रह जाते। जेनी बोलते कि तुम भी समझ लो ना कि मैं यहाँ पर क्लासी और रिच इंसान बन चुकी हूँ और तुम एक चीप इंसान हो जो कि हर एक जगह जाती रहती है अपने फ़ायदे के लिए। ये सुनकर यहाँ पर उसे गुस्सा आ जाता है, तो फिर वो उसे सुनाने लग जाती है। जेनी बोलती कोई बात नहीं, हम यहाँ पर एक बेट लगाते हैं, जो भी उस पीके वाले इवेंट को जीत कर दिखाएगा तो फिर यहाँ पर वो जीत जाएगा और हारने वाले को यहाँ पर जीतने वाला जो कहेगा वो करना ही पड़ेगा। और उन दोनों के बीच में यहाँ पर बेट लग जाती है। फिर उसके बाद ये पीके वाला इवेंट शुरू हो जाता है, जहाँ पर जेनी को और शीन को एक साथ लाइव जाना होता है एंड इनमें से यहाँ पर जिसे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे वो जीत जाएगा। जिसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं शीन को जो बहुत ही सीरियस वे में स्टेज पर चली जाती है एंड यहाँ पर वो डांस भी करने लग जाती है। सभी लोग यहाँ पर शीन को ही देखे जा रहे थे, तो दूसरा हमारी जेनी होती है जो कि एकदम सिंपली बैठी थी। बस इतना ही नहीं,
यहाँ तक कि वो अपने ईयरिंग्स और अपने मेकअप को भी उतारना शुरू कर देती है। ये कहते हैं कि आज मैं सभी को अपना रियल सेल्फ दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि आखिर कब तक कोई अपने फेक सेल्फ को दिखा सकता है। एक ना एक दिन हमें यहाँ पर हार्श रियलिटी को देखना होगा ही। सभी लोग यहाँ पर सोच रहे होते कि आखिर ये जेनी करने की क्या कोशिश कर रही है, इसकी वजह से हमारी व्यूवरशिप खत्म हो सकती है। दूसरों यहाँ पर असिस्टेंट भी टेंशन ले रहा था, तो फिर यहाँ पर वो किम को पूछने लग जाता है। किम कहता है कि नहीं, मुझे जेनी पर पूरा भरोसा है कि अगर वो कुछ कर रही है तो सोच समझ कर ही कर रही होगी। जहाँ पर दूसरी शीन डांस कर रही होती है, तो फिर यहाँ पर जेनी उन सभी को अपने पास लाइफ के बारे में बता रही होती है, ये कहते हुए कि मेरी शादी यहाँ पर एक प्रेस्टीजियस इंसान से हुई थी जिसने यहाँ पर मुझे बहुत प्रॉमिसेस किए थे, लेकिन वो प्रॉमिसेस फेक निकलेंगे मुझे पता नहीं था। शादी के बाद यहाँ पर मेरी लाइफ पूरी बदल चुकी थी, जहाँ पर मेरी मदर इन लॉ दिन भर मुझसे काम करवाया करती थी। जॉब के साथ साथ काम करना और काम करने के बाद अपनी 75% सैलरी उन्हें दे देना, ताकि यहाँ पर वो उसे खर्च कर सके और उड़ा सके। लेकिन बस इतना ही नहीं, यहाँ पर एक बार एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद में यहाँ पर मेरा हस्बैंड ही मुझ पर चीट कर लेता है, वो भी मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ में। सभी लोग यहाँ पर इस स्टोरी को सुनते हैं बहुत ज़्यादा इमोशन हो रहे थे। इतने में यहाँ पर जावा जाता है, जो उसके बाद को सुनने लग जाता है। एंड बहुत सारे लोग यहाँ पर नोटिस करने लग जाते कि जितने भी लोग यहाँ पर शीन को व्यू कर रहे थे, वो सभी के सभी लोग अब यहाँ पर हट कर आ रहे हैं जेनी के पास में, और जेनी के व्यूज़ बढ़ते जा रहे, जहाँ पर जेनी को ढेर सारे गिफ्ट्स भी मिले जा रहे हैं। फिर इसके बाद में इस लाइफ को ख़त्म होने के लिए सिर्फ 5 मिनट्स बचे हुए होते, और यहाँ पर शीन तो कुछ ज़्यादा डेस्परेट हो गई थी। वो सभी को कहने लग जाती कि प्लीज़ आप सभी लोग यहाँ पर मुझे देखिए, क्या पता लाइफ के एंड में मैं यहाँ पर कुछ रिवील कर दूँ। और यहाँ पर वो अपने क्लोथ्स को धीरे धीरे नीचे खिसका रही होती है, जहाँ पर उसके लाइफ को तो ब्लॉक कर दिया जाता है इस गंदी चीज़ की वजह से। और यहाँ पर सभी लोगों को शीन पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर वो व्यूज़ पाने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती है। जिसके बाद में यहाँ पर वो सभी लोग आ जाते हैं अपने कमरे के अंदर, और तो यहाँ पर जो पर्सपेक्टिव सभी का शीन को लेकर होता है वो बन जाता है जेनी के लिए। सभी लोग यहाँ पर जेनी से अच्छे से बात करते, बट शीन से नहीं। एंड यहाँ पर शीन को कंपनी से जाना ही पड़ता है, जहाँ पर जाते जाते वो जी से कह रही थी कि भूलो मत, हमारे बीच में भी एक सीक्रेट है। जहाँ पर जाते जाते वो जाओ से कह रही थी कि भूलो मत, हमारे बीच में भी एक सीक्रेट है। जाओ कहता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें सपोर्ट कर ही रहूँगा। इतने में यहाँ पर जाओ आ जाता है जेनी से बात करने के लिए, जहाँ पर किम कुछ बोलने वाला था, पर जेनी से कहती कि तुम टेंशन मत लो, इसे मैं हैंडल कर लूँगी। बाद में यहाँ पर जाओ जेनी को समझा रहा होता है कि किम तुम्हारे लिए अच्छा बिल्कुल नहीं है। तुम्हें पता है वो पूरी की पूरी कंपनी को ओन करता है, तो फिर तुम ही खुद सोच कर देखो कि आखिर एक बॉस यहाँ पर अपनी एक नॉर्मल एम्प्लॉय के साथ कैसे रिलेशनशिप आगे बढ़ा सकता है। जेनी बोलते कि अरे वाह, तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज़ चलता है, तुम्हें यहाँ पर लाइव करना चाहिए, मेरे बदले तुम्हें ज़रूर यहाँ पर बहुत पैसे मिलेंगे। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे याद दिलाती है कि मैं तो तुम्हें बताना भूल ही गई कि आज से तुम्हें सस्पेंड किया जा रहा है। ये सुनते ही यहाँ पर जाओ के पैरों से तो ज़मीन ही खिसक जाती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर किम जेनी को लेकर प्राइवेट पार्टी में आ जाता है, जहाँ पर उसके डैड मौजूद होते, इन्वेस्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और पार्टनर्स होते। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग जेनी से पूछने लग जाते हैं कि आखिर आप क्या काम करती हो। एंड जेनी यहाँ पर उन्हें बताने लग जाती है कि मैं एंटरटेनमेंट लाइफ हैंडल करती हूँ। ये सुनने के बाद यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक इंसान था, वो यहाँ पर जेनी का मजाक उड़ाने लग जाता है कि ओह, तो तुम लाइव पर यहाँ पर डांस क्या करती हो। मैंने भी कल यहाँ पर एक लाइव को देखा था, जहाँ पर लड़कियाँ न जाने कितना ज़्यादा डेस्परेट हो जाती है। एंड यहाँ पर किम जेनी को बोलने लग जाता है कि अगर तुम्हें अनकम्फर्टेबल लग रहा हो, चिढ़ा रही हो, तो फिर तुम इस इंसान के ऊपर वाइन फेंक सकती हो, बाकी चीज़ें मैं हैंडल कर लूँगा। बट यहाँ पर जेनी कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक होता है। एंड यहाँ पर आखिर वो उस पर गुस्सा कैसे दिला सकती है। इतने में यहाँ पर किम उठ जाता है एंड उसे वार्निंग देने लग जाता है इन सब के बारे में इस तरीके से बात ना करने के लिए। वो कहता है कि मैंने गलत क्या कहा है, ये लोग ऐसा काम करते तब जाकर यहाँ पर हमारी कंपनी इतनी अर्निंग कर पाती है। इतने में यहाँ पर उसके डैड अनाउंस करने लग जाते हैं कि ये पार्टी मैंने यहाँ पर ख़ास तौर पर रखी है आप सभी को अनाउंस करने के लिए कि पिछले कुछ हफ्तों में ही मैं यहाँ पर रिटायर होने वाला हूँ। जिसके बाद में मेरा बेटा किम इस सारे के सारे बिजनेस को हैंडल करने वाला है। ये कंपनी, मेरे शेयर्स, मेरी प्रॉपर्टी, जो कुछ भी है मैं वो सब कुछ यहाँ पर किम के नाम करूँगा एंड किम ही आपका बॉस कहलाएगा। तो आज ही आपको इस चीज़ की आदत डाल लेनी चाहिए। ये सुनने के बाद तो वो डायरेक्टर यहाँ पर बौखला ही जाता है और यहाँ पर हेजिटेट करते हुए उसे माफ़ी मांगने लग जाता है। किम कहता है कि तुम मुझसे क्यों माफ़ी मांग रहे हो, तुम्हें यहाँ पर जेनी से माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं यहाँ पर तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ, जेनी से माफ़ी मांगते हुए ये वाइन अपने सर पर गिरा लो या फिर कंपनी को छोड़ दो।
जिसके बाद में यहाँ पर वो जेनी से माफ़ी मांगती है, वो वाइन अपने सर पर गिरा देता है एंड किम उसे यहाँ पर इस पार्टी से बाहर निकलवा देता है। इतने में यहाँ पर शिन आ जाती है, ये कहते हुए कि तुमने तो मेरी लाइफ को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। किम कहता है कि देखो मैडम, ये प्राइवेट पार्टी है, अभी क्या भी यहाँ से निकल जाओ। जेनी यहाँ पर शिन पर इल्ज़ाम लगाने लग जाती है कि ज़रूर यहाँ पर तुम नहीं इस किम से कहकर मेरी लाइव ब्रॉडकास्ट को ख़त्म करवा दिया होगा और ब्लॉक करवा दिया होगा। जेनी कहती कि मैं इतनी पागल इंसान नहीं हूँ जो कि हमारी बैट के बीच में इस तरीके की बुरी चीज़ को आने दूँ। एंड किम यहाँ पर उसे बोलने लग जाता है कि वो ब्रॉडकास्ट ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो गया था तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम वहाँ पर हरकत ही वैसे कर रही थी जो कि हमारे प्रोटोकॉल्स के अगेंस्ट है। यहाँ पर शीन को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो उसे कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ पर कंपनी को छोड़ना पड़ा, जिसके बाद मेरे पास कुछ भी नहीं है और अब मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने ही मरूंगी और ये मेरा आखिरी तोहफा होगा। सभी के सभी गेस्ट यहाँ पर से घबरा कर भाग जाते, जहाँ पर मशीन अपने सर पर ही मार लेती है, लेकिन कहती है कि मैं अकेली क्यों मरूं, मैं तो तुम्हें लेकर मरूंगी। एंड जैसे यहाँ पर वो चाकू लेकर जेनी के पास जाने लग जाती है, इतने में यहाँ पर सामने से किम आ जाता है और उसके पीठ पर उस नाइफ की वजह से स्क्रैच आ जाता है। एंड इतने में यहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं जो कि शीन को वहाँ से लेकर जाने लग जाते हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पर जेनी को देखते हैं जो कि किम के घर पर होती है एंड यहाँ पर वो इसकी मरहम पट्टी कर रही थी। किम को यहाँ पर वो पूछने लग जाते कि एक बात मुझे सच सच बताना कि आखिर कितनी लड़कियों को तुम यहाँ पर इस घर पर लेकर आए रहोगे। किम कहता है कि तुम मेरी बातों को मानोगी नहीं, तुम पहली लड़की हो जिसे मैं यहाँ पर अपने घर पर लेकर आया हूँ और तुम पहली वुमन हो जिसे मैं पसंद करता हूँ। ये सुनते यहाँ पर जेनी ब्लश करने लग जाती है, कहते कि अब देरी हो चुकी है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। बट यहाँ पर किम तो उसे जाने नहीं देता एंड यहाँ पर उन दोनों की क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही बन जाती है। जिसके बाद भी यहाँ पर किम को कॉल आ जाता है तो फिर जेनी वहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर पार्किंग लॉट में उसे जी मिल जाता है जो कि उसे बोलने लग जाता है कि तुम क्या यहाँ पर उस बॉस के साथ में शादी करने वाले हो, अगर तुम मेरे सवाल का कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही हो। जेनी यहाँ पर से साफ साफ कह देती है कि मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी है। इतनी में यहाँ पर एक बॉडीगार्ड आ जाता है जो कहता है कि हमारी मैडम आपसे मिलना चाहती है। एंड बाद में यहाँ पर जेनी को जाना पड़ता है डेजी से मिलने के लिए। डेजी यहाँ पर उसे अपना इंट्रोडक्शन देने लग जाते कि देखो मेरा नाम डेजी है एंड लगता है पता नहीं होगा तुम्हें कि मैं कौन हूँ। मैं यहाँ पर किम की चाइल्डहुड स्वीटहार्ट हूँ और अगर तुम्हें पता ना हो तो मैं तुम्हें अच्छे से बताना चाहूँगी कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी चल रहा है वो तो बस एक टाइम पास है। तो फिर तुम मुझे अपना प्राइस बता दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूँगी और तुम यहाँ पर किम को छोड़ देना। जाने कहती अगर पैसे लेने होते तो फिर मैं यहाँ पर कब का ले चुकी होती और यहाँ पर किम तो तुमसे भी ज़्यादा पैसे वाला है। डेजी बोलती कि सोच लो, मैं यहाँ पर तुम्हें कम से कम पैसे तो दे रही हूँ, किम अगर सामने से तुम्हें छोड़ेगा तो फिर वो तुम्हें एक फूटी कौड़ी तक नहीं देगा। जनी बोलती कि वो क्या मुझे छोड़ेगा, ये तो मेरे ऊपर है कि मैं किम को यहाँ पर चूज़ भी करना चाहती हूँ या फिर नहीं। डेजी को यहाँ पर गुस्सा आने लग जाता है बट यहाँ पर जेनी उसकी बातों को सुनने में कुछ इंटरेस्टेड रहती भी नहीं है। फिर उसके बाद में यहाँ पर जेनी कंपनी में होती है जहाँ पर जाओ आ जाता है, कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि वो तुम्हारे लायक नहीं है, अब तो तुम्हें यहाँ पर मेरे पास वापस आना ही पड़ेगा। एंड खुशी खुशी इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम यहाँ पर किम को देखते एंड यहाँ पर डेजी आ गई होती है। ये कहते हैं कि मैं यहाँ पर कुछ समय के लिए यहीं पर रहना चाहती हूँ। किम बोलता है कि अगर अब्रॉड से वापस आई हो तो जाओ जाकर होटल में रहो, वरना अपने पुराने वाले घर में, यहाँ पर मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। डेजी बोलती कि टेंशन मत लो, तुम्हें डर लग रहा होगा कि कहीं वहाँ पर तुम्हारी लवर डर ना जाए, पर तुम टेंशन मत लो, मैं तो उससे पहले से ही बात कर चुकी हूँ और ऐसे भी मेरे डैड यहाँ पर हमारी शादी नेक्स्ट मंथ फिक्स करवाने वाले हैं, तो हमारी शादी भी होने वाली है, जिसके बाद तो हमें यहाँ पर एक साथ रहने की आदत तो डालनी पड़ेगी। किम कहता है कि तुम्हारे डैड फिक्स कर रहे हैं ना, लेकिन क्या उन्होंने मुझसे पूछा? मेरा जवाब तो ना ही होने वाला है और मेरे डैड वही मानेंगे जो कि मैं उन्हें कहूँगा, तो फिर अपना ये सपना छोड़ दो और गिव अप कर दो। इतना कहकर वो दरवाजे को बंद कर देता है, जहाँ पर डेजी को तो बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर जेनी को देखते हैं जो कि कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर रही थी डेजी की बातों को याद कर कर कर। एनीते में यहाँ पर किम आ जाता है जो कि उसे ड्रिंक करने से मना करता है। जेनी बोलती है कि तुम मेरी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तुम्हें जाकर तो अपनी वाइफ को कंट्रोल करना चाहिए जिसके साथ बहुत जल्दी तुम्हारी शादी जो होने वाली है। किम कहता है कि मैं तुम्हें चीज़ें एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैं उसके साथ शादी नहीं करने वाला हूँ। जानी बोलती कि बस करो, अपना नाटक अब यहाँ पर बंद कर दो और ऐसे भी हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है। किम यहाँ पर रीज़न को पूछने लग जाता है। जेनी कहते कि साफ साफ नज़र आता है तुम दोनों यहाँ पर अपर क्लास से हो और मैं यहाँ पर मिडिल क्लास से, हम दोनों के बीच का कंपैरिजन तो कुछ हो भी नहीं सकता है। बाद में यहाँ से वो जाने लग जाते हैं जहाँ पर किम उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है एक बार उसकी बातों को सुनने के लिए, बट यहाँ पर जेनी बिल्कुल भी रेडी नहीं होती है। फिर इसके बाद यहाँ पर डेजी मिलने लग जाती है शीन से। यहाँ पर वो शीन से बोलती है कि तुम्हारे साथ जितनी नाइंसाफ़ी हुई है उसके बारे में मुझे पता चल गया, और एक दुश्मन का दुश्मन ही उसका दोस्त हो सकता है, तो तुम मेरी बातों को तो समझ सकती हो।
फिर बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जेनी को, जो कि पार्किंग लॉट में आई थी। एंड इतने में यहाँ पर उसे कोई किडनैप कर लेता है और किडनैप कर सीधा जंगल वाले एरिया में लेकर चला जाता है। जेनी उन्हें बहुत प्लीज़ कर रही होती है कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो फिर मैं तुम्हें और भी ज़्यादा पैसे दे सकती हूँ। बट यहाँ पर वो गुंडे कहते हैं कि हम तो यहाँ पर वो मैडम से और भी ज़्यादा पैसे मांग सकते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर हम किम को देखते, जो कि बहुत समय से जेनी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। एंड यहाँ पर वह समझ जाता है कि ज़रूर कोई मुसीबत आई होगी, वरना वो कभी मेरे कॉल को इस तरीके से कट नहीं करेगी। इतने में यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट से कहकर उसके जीपीएस लोकेशन को टेक्स्ट करने के लिए बोल देता है। एंड जीपीएस की मदद से यहाँ पर वो लोग जेनी को ढूंढ निकालते। एंड यहाँ पर वो लोग सभी के सभी गुंडों को मार गिराते। एंड जेनी को लेकर वो तुरंत ही हॉस्पिटल में चला जाता है, जहाँ पर जेनी से वो कह रहा होता है कि मुझे पता चला है कि यहाँ पर डेजी सबसे पहले आकर तुमसे मिली है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि वो एक नंबर की झूठी है। यहाँ पर वो हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। बाद में यहाँ पर वो उसे सारे की सारी बातें समझाने लग जाता है एंड अपने लव को कन्फेस करने लग जाता है, जहाँ पर जेनी उससे माफ़ी मांगने लग जाती है। इम्पल्सिवनेस में आकर उसने उसके साथ ब्रेकअप करने के लिए जो बोल दिया। फिर बाद में हम यहाँ पर शीन को देखते हैं, जो कि जाओ की मम्मा से मिलने के लिए आई थी। एंड यहाँ पर वो उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बता देती है। तो उसकी मॉम तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है। लेकिन जैसे यहाँ पर जाओ आता है और उसे इस बारे में पता चलता है, तो जाओ तो पूरा पागल ही हो गया था। वो कहता है कि हमारी लाइफ यहाँ पर खतरे में आ चुकी है और अब हमें यहाँ पर इस बच्चे को भी पालना होगा। जिस चक्कर में यहाँ पर उन दोनों के बीच में झगड़ा होने लग जाता है। फिर हम यहाँ पर हमारी जेनी को वेडिंग ड्रेस में देखते हैं, लेकिन यहाँ पर वो जैसी रूम अकेली होती है, इतने में यहाँ पर कोई आकर उसे किडनैप कर लेता है और हमें पता चलता है कि बस जेनी कोई नहीं, यहाँ तक कि उसकी एक्स मदर इन लॉ जाओ और शीन को भी बुलाया गया था। जिसके बाद में यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लोन कलेक्टर ने यहाँ पर उन सभी को किडनैप कर लिया होता है। एंड यहाँ पर शीन में और जाओ में तो ऐसी झगड़ा शुरू हो जाता है, जिसके बाद में यहाँ पर शीन को मौका मिलता है जाओ को मारने का। तो वो रेडी हो जाती है एंड वो उसके गले में वो प्लास्टिक का पूरा बैग डाल देती है, जिस वजह से यहाँ पर उसका दम घुटने लग जाता है। एंड जाओ यहीं पर उसी तरीके से मर जाता है जिस तरीके से पास्ट लाइफ में यहाँ पर जेनी मरी हुई थी। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर डेजी को देखते हैं, जो कि हंसते हंसते और खुशी खुशी यहाँ पर आ रही होती है और कह रही होती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम सभी के सभी इतने लालची निकलोगी। बट इतने में यहाँ पर उन्हें पुलिस की आवाज़ सुनाई देने लग जाती है, तो वो सभी लोग यहाँ से भागने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर किम आकर जेनी को रेस्क्यू कर लेता है। जेनी कहती है कि एक बार फिर से तुमने मेरी जान को बचा दिया। एंड बाद में हम यहाँ पर न्यूज़ में देखते हैं कि सभी लोग ने यहाँ पर माफिया गैंग को और तो और ढेर सारे लोगों को पकड़ा है, जो कि यहाँ पर इल्लीगल काम में मौजूद थे, जिनमें से यहाँ पर एक रिच बेटी डेजी का भी नाम होता है। साथ साथ यहाँ पर शीन को भी उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। फिर बाद में हम यहाँ पर कुछ टाइम के बाद का सीन देखते एंड यहाँ पर हमारा किम जेनी का ध्यान रख रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर जेनी प्रेग्नेंट थी। एंड यहाँ पर वो लोग गेस कर रहे होते हैं कि आखिर बेबी डॉटर होगी या फिर बेबी बॉय होगा। एंड ये गेसिंग वाले गेम में ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।